नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है और खास पेशकश परीक्षा पे पाठशाला में मैं हूं अनुराग सक्सेना। लगातार परीक्षाओं पे हम बात कर रहे हैं। परीक्षा की पाठशाला हमने यहां भी सजाई है और आज के जो हमारे खास मेहमान यहां पर जिनको हमने बुलाया है ताकि स्टूडेंट्स को हम बता सकें कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको सवालों का जवाब देना है और किस तरीके से आप अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स जो हैं आप पा सकते हैं और कैसे आपको परीक्षा को क्रैक करना है। इसकी पूरी सटीक जानकारी आपको परीक्षा पे पाठशाला हमारे इस खास कार्यक्रम में मिलेगी। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिलेंगे। क्योंकि हमारे साथ यहां पर आज जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं वो खुद एक टीचर हैं, हिस्ट्री और सिविक्स की टीचर हैं। सुष्मिता बंसल जी यहां पर हैं। और आपको बता दूं कि ब्रिज किशोरी दुबे इंटरनेशनल जो पब्लिक स्कूल है वहां से हमारी मैम यहां पर आई हुई हैं और हिस्ट्री और सिविक्स को लेकर आपके जो कंफ्यूजन है, जो परीक्षा को लेकर आपके प्रॉब्लम्स है, उनको यहां पर आज हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मैम हमारे साथ यहां पर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा पे पाठशाला में। तो मैम, सबसे बड़ी चीज़ जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री को लेकर अमूमन लोगों के अंदर एक डर होता है, खौफ होता है कि हिस्ट्री कैसे हम शॉर्ट आउट करें। क्योंकि हिस्ट्री में जब बात करते हैं तो हिस्ट्री सबसे बड़ा डर होता है लोगों का कि कैसे हम डेट्स को, कैसे हम प्लेसेस को, कैसे हम उन इवेंट्स को, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको हम कैसे याद रखें और कैसे हम क्रैक करें इतना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में होती हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे, वो सवाल एग्ज़ाम्स को लेके यही है मैम कि जैसे पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, तो किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आ रहा है और किस तरीके से उसे शॉर्ट आउट करना चाहिए ताकि हम जो है हिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को जो सिलेबस है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बच्चा जब तैयार करता है, अगर उसको आइडिया नहीं, ऑन टाइम प्रिपरेशन वो करेगा तो वहाँ कन्फ्यूजन रहेगी। उसे साल भर पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इसमें जैसे हमारा पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, क्वेश्चन पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो होता है उसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं कंपलसरी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQ बेस्ड होता है और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका हिस्ट्री और सिविक्स दोनों में से 2 मार्क्स का होता है। और पार्ट 2 में जो अब आएंगे हम, वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A सिविक्स में से होता है और सेक्शन B जो आपका हिस्ट्री में से। सेक्शन A में आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 2 करने होते हैं, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन B में 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, चॉइस होती हैं। इसमें जब अगर हम बात करते हैं सिविक्स की, तो 30 मार्क्स का जो 80 आउट ऑफ 80 30 मार्क्स सिविक्स में से होता है। सिविक्स में आपका चैप्टर्स कम हैं, आपका यूनियन लेजिस्लेचर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव्स है और जुडिशरी है। तो जो आपका यूनियन लेजिस्लेचर है उसमें आपका मेन पार्लियामेंट है। और सबसे मैं ये कहना चाहूँगी बच्चों से कि जो आपका कोर्स कंटेंट है, जो स्कोप ऑफ सिलेबस है, वो बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए प्रिपेयर करते समय जी। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 80 मार्क्स का आपका ये 80 मार्क्स का जो होता है, इसमें आपने बताया 30 मार्क्स का जो है वो सिविक्स का है जी। और 50 मार्क्स जो है दैट इज अबाउट द हिस्ट्री। तो मैम, अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे यही था कि हिस्ट्री को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में रहता है। तो उस पैटर्न को समझने के लिए, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं मैम, वो ये कहते हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली हमने कर लिया और क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजल्ट, तो जब रिजल्ट की बारी आती है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट में वो परसेंटेज या वो मार्क्स नहीं होते जिसका बच्चे ने अनुमान लगाया था। वो क्यों होता है ऐसा? वो ये वजह होती है, देखिए सर, बच्चा जब क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आता है तो जो ये 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, मेरा हमेशा बच्चों से कहना है उसको आप कभी वेस्ट नहीं करिए। उसमें आप समझिए कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं यूनियन लेजिस्लेचर की और उसमें पार्लियामेंट की आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स पूछी गई हैं और बच्चा सिर्फ पावर्स वर्ड पढ़ पे जो ध्यान देकर वो कोई भी पावर लिखाएगा, वो फाइनेंशियल पावर्स लिख देते हैं, वो या फिर जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। बच्चा ये बोलेगा मैं तो ये भी लिखाया, मैं सब लिखाया, बहुत अच्छा पेपर हुआ। तो 15 मिनट्स जो हैं वो मेरा प्लानिंग जो बहुत अच्छी बच्चे को करनी चाहिए, और क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कुल मिला के ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू क्वेश्चन पेपर इज वेरी नेसेसरी। और 15 मिनट जो हैं जो आपको मिलते हैं उसको उसमें आपको पूरी तरीके से एग्जामिनेशन पेपर को पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री टाइम की, उसमें क्या होता है कि डेट्स होते हैं, प्लेसेस होते हैं और हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पे कोई पर्टिकुलर डेट जब होता है तो उस टाइम पे पर्टिकुलर डेट में हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हुई होती हैं। तो कैसे उसको जस्टिफाई करें बच्चे जो हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि क्वेश्चन पेपर की आखिर डिमांड क्या है और हम कैसे हाईलाइट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे हम हाईलाइट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर में जो आंसर डिमांड कर रहा है उसको हाईलाइट भी कैसे करें। देखिए, इसको वैसे तो मेरा यहाँ पे ये एडवाइस ये है कि बच्चा जब साल भर पढ़ता है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका हिस्ट्री पार्ट अगर वो पढ़ रहा है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है द इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका जो आएगा वो है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो डेट आपको थॉरली पता है 1857, और आपका जितना आईसीएसई सिलेबस है क्लास 10th में हिस्ट्री का, वो इस पार्ट में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री की, अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें ये है टिल 1947, 15 अगस्त 1947। तो वो जो डे उसमें जो सीक्वेंस आएगा, भाई फर्स्ट हमने रिवोल्ट पढ़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें उस डेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1857, देन 1885, देन उसके बाद आपका इसी में आता है द मॉडरेट पीरियड जो है 1885 टू 1905, मुस्लिम लीग, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, लास्ट मोमेंट के लिए हिस्ट्री को छोड़ देते हैं, जो मुझे जैसा मैं समझ सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगी कि साल भर अगर हाफ एन आवर ये लोग डेली टाइम दें तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो गाइडेंस आपको मिलती है टीचर्स के द्वारा, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे आपको क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको समझना, मेरा हमेशा ये मानना है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और टेंशन या नर्वसनेस से कुछ नहीं होगा। पास्ट ईयर आप 10 ईयर पेपर्स उठा लीजिए, वो उसमें जो क्वेश्चंस है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में जो हो गया उसमें हम कुछ नया नहीं बदला सकते हैं। हाँ, पैटर्न बदल सकता है क्वेश्चन पेपर का, मगर जो पूछा गया है वो आप आंसर कीजिए टू द पॉइंट। एक मिथ होता है कि हम बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट चैप्टर की ही बात करते हैं, हम आपको पता है सिलेबस में क्या क्या है। बच्चा पहले तो ये ध्यान रखे, उसमें हमारे पास जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 में इवेंट्स हम पढ़ाते ज़रूर हैं, मगर एग्ज़ाम में जो आता है वो कॉजेज़ आते हैं। तो कॉजेज़ में आपकी हेडिंग्स होती हैं, पॉलिटिकल कॉज हो गया आपका, फिर आपका इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गए। तो ये पॉलिटिकल कॉजेज़ में टॉपिक समझना कि पॉलिटिकल कॉज में हम क्या लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मिलिट्री कॉजेज़ आ गए हैं तो मिलिट्री में भी जो मिलिट्री वो क्यों नाराज़ हुए, द सिपाहीज, द सोल्जर्स, तो वो चीज़ें समझना और लिखना। आप जो बात कर रही हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, लाइक मंगल पांडे एंड ऑल। जी, तो हमारे वो पढ़ाते समय तो हम बच्चे को सब बताएंगे, बट एग्ज़ाम भी जब बच्चा आखिरी टाइम पे अगर प्रिपेयर कर रहा है तो इतना ज़्यादा उसको ना पढ़कर जो स्कोप ऑफ सिलेबस है वो अपने सामने रखे और उस बेसिस पे अपना प्रिपरेशन करे। अब आपने मुझे पूछा कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारा इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट आ जाता है चैप्टर में, तो उसमें कॉजेज वर्ड पढ़कर बच्चा कुछ भी लिखना शुरू करता है, वो नहीं। उसमें आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल्स, ये एक पॉइंट हो गया की पॉइंट। उसमें क्या है, इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। What was the cause? Because they had to tear the cartridges. तो इस तरीके से ये पॉइंट्स देना ज़रूरी है, ना कि एक पैराग्राफ में बड़ा सा आंसर लिख देना। वो मैं मतलब बच्चों को यही कहूँगी कि समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। कुल मिला के मैम ये हुआ, आपका कहने का मतलब है कि जैसे मंगल पांडे के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे रिवोल्ट 1857 स्टार्ट हुआ फ्रॉम द मंगल पांडे एरा, और कैसे उन्होंने गन्स को, जैसे आपने बताया कि चर्बी उसमें आई थिंक मिला के दी जाती थी, तो दे हैव टू कट दैट,
और उसके बाद वो इस्तेमाल होती हाँ, थी तो कारतूस। रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो गए उनके। फिर इसके अलावा आप मिलिट्री कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या है, द इंडियन सोल्जर्स वो पेड लेस, ये सब चीज़ें, दे वर इल फेड, मतलब पर्टिकुलर जो हाँ, पॉइंट्स हैं टू द पॉइंट्स आप to the लिखिए, points, और हाँ, उससे ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी है मैम, जैसे हिस्ट्री की हमने अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री की बात कर ली है, और सिविक्स की जब हम बात करते हैं तो सिविक्स की मार्किंग, जैसे आपने कहा कि उसमें भी 2 पार्ट में होता है, तो 30 मार्क्स का आपने बताया कि सिविक्स का जो है ना, नहीं टोटल हम बता रहे हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। ओके, क्वेश्चन पेपर हाँ का। जी। लेकिन उसमें भी सिविक्स में जैसे आपने कहा सिलेबस में आपका मेनली जो है आपका पार्लियामेंट को लेके आता हाँ, है। क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनियन लेजिस्लेचर जी, है, जी, जी। तो उसमें सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा आपका आता है, और पार्लियामेंट के फंक्शंस, कॉम्पोजिशन आगे। देखिए, जो मेरा कहना है कि इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप 10 ईयर पेपर्स भी उठा लेते हैं और उनको थॉरोली प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और बच्चों के इसमें फुल मार्क्स भी आते हैं ये। अच्छा मैम, आपने जो अभी आंसर में आपने कहा कि आप पुराने पेपर्स, अपने जो एग्जामिनेशंस हुए हैं, आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हुई है कि आफ्टर द कोरोना पीरियड, एक कोरोना काल के बाद जो है वो एक सिस्टम, जो पैटर्न जो है, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं आई थिंक। हाँ तो उसको कैसे आप जजमेंट करेंगे, कैसे आप देखेंगे, क्योंकि उसमें डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है कि पहले का जो पैटर्न था वो डिफरेंट था, इस बार का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पैटर्न में ये हुआ है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो थोड़ा बदला है, क्योंकि उसमें पहले 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते थे जिसमें एमसीक्यूज नहीं होते थे। इस बार से इससे पहले भी कोरोना के बाद से ये 16 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग है। क्योंकि उसमें अगर बच्चा बाय चांस, फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बच्चा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ चीज़ें होती हैं जो लॉजिक्स लगा ले वो। वैसे मेरे पास एक स्पेसिफिक पेपर यहाँ पे है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन का डिस्कशन करना चाहूँगी इन केस बच्चे को यह क्वेश्चन नहीं आता है। एन ऑर्डिनेंस इज़ अ टेम्पररी लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द सेम। फॉर एग्जाम्पल, एक ये क्वेश्चन है, अब बच्चे को नहीं आता, ऑर्डिनेंस इज़ अ टेम्पररी लॉ, इस क्वेश्चन को समझें। ओनली द कैबिनेट कैन प्रिपेयर एन ऑर्डिनेंस, पहले आप जितने भी ऑप्शंस हैं उनको पढ़ें ध्यान से। फिर इट इज़ इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग, ये पॉइंट हमारे दिमाग में था अगर बच्चे को कि ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, कि व्हेन इट इज़ इशूड, इफ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 weeks इट बिकम्स इनऑपरेटिव, ओनली द प्रेजिडेंट कैन प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस। ये तीनों पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इट इज़ अ टेम्पररी लॉ, यानी इस पे ध्यान देना ज़रूरी है बच्चे को। क्वेश्चन का ये पार्ट, ये ऑप्शन भी ठीक है, इट इज़ इशूड व्हेन द पार्लियामेंट इज़ नॉट फंक्शनिंग, मगर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेम्पररी लॉ। इसको बच्चा समझे कि इफ़ द पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट विद इन 6 weeks इट बिकम्स इनऑपरेटिव, दैट इज़ वाई इट इज़ टेम्पररी लॉ। तो ये लॉजिक लगाना होता है इसमें। मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ मुश्किल है नहीं, अगर बच्चा समझ के, कूल होके, पॉजिटिव थॉट्स करके पेपर देगा तो। बिल्कुल सही बात कही है मैम ने यहाँ पे कि अगर आप जनरेट करना चाहते हैं चीज़ों को और उसको चेंज करके आप मतलब मार्किंग जो है आपकी, जो आपके परसेंटेज उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे सीधा और सिंपल लॉ है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक सवाल के कई जवाब होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर उस सवाल के अंदर क्या चीज़ें छुपी हैं, ये मैम का कहना है कि अगर आप उसको समझ गए देन आप सही आंसर लिख सकते हैं, और उसको आप कहता है ना कि आपका जो मार्किंग है उसके लिए आप नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। वैसे मैम, जब आप बात कर रही हैं पॉजिटिव, आपने एक चीज़ कही पॉजिटिविटी के साथ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ एग्जामिनेशन में उतरना, एक पॉजिटिव माइंड के साथ। इसको एक डर भी कहते हैं कहीं ना कहीं। एग्जामिनेशन जब आता है तो एक एनेक्सिटी हो जाती है, बच्चे को हवा बैठ जाता है दिमाग में, डर बैठ जाता है कि एक तो घर वालों का प्रेशर, दूसरा फिर स्कूल का प्रेशर, फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्रेशर होता है साथ में जो उसके बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कंपटीशन एक की भावना होती है। उसको कैसे एक बच्चा जो है, एक नॉर्मल बच्चा जो है, वो कैसे उस चीज़ों से बाहर निकले, ओवरकम करे, और उसके बाद कैसे वो
काम करके अपने मार्क्स को अच्छा बना सकते हैं। इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी ऐसे बच्चों को जो कि वो डर को कैसे काबू करें? देखिए, डरने से और लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे हम ये भी पढ़ ले, उसको भी पढ़ ले, उससे अच्छा ये है कि बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपना तैयारी करे, वो बहुत ज़रूरी है। और लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करनी है तो फिर 10 ईयर पेपर्स ही मैं सजेस्ट करूँगी, और सिविक्स पार्ट पे ज़्यादा जोर दे, अगर मेरा कहना। और डर से तो देखिए मुझे लगता है कि चीज़ें और वर्स ही हो जाती हैं, क्योंकि साल भर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी होगा ही होगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत स्कोर बच्चों को हेल्प करता है उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ करने में। फॉर अगर हम बात ही करते हैं, देखिए क्वेश्चन में अगर बाई चांस हिस्ट्री की मैं बात करती हूँ, अगर इन्होंने आपसे मॉडरेट्स और रेडिकल्स पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता है कि आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए कि ये लीडर्स मॉडरेट विंग के हैं, ये आपके असर्टिव विंग के हैं। फिर आपका क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, आपको पता होता है मॉडरेट्स के मेथड्स पूछे जाते हैं, तो आप वो टॉपिक्स प्रिपेयर कीजिए ना भी। आप पूरा इतना ज़्यादा के चक्कर में ये ना हो कि जो आप कर सकते हो वो भी छोड़ दें। तो हमें पता है मॉडरेट्स के मेथड्स पूछे जाएंगे, अचीवमेंट्स पूछी जाएंगी, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट्स आप प्रिपेयर कीजिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगा, जैसे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है कि जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 की आपने बात की, उसी तरीके से सही तरीके से आंसर शीट जो है सही तरीके से उसको लिखना का एक फॉर्मेट होता है, इसके विषय में थोड़ा सा। हाँ जी, प्रेजेंटेशन भी बहुत मैटर करता है आपका। देखिए, जो फिर मैं वहीं आऊँगी वापस, जो 15 मार्क्स का टाइम है, जब आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा और जिन क्वेश्चंस में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, जो चॉइस वाले ऑप्शन वाले, उसमें मैं अगर बात करती हूँ, पार्ट 2 की बात करती हूँ मैं, सेक्शन ए अगर है, तो जो आउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 2, तो उसमें जो क्वेश्चन आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है उसको प्रेजेंट कीजिए पहले। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स तो हर हाल में आप लिखेंगे ही लिखेंगे। और एक और चीज़, सेम पॉइंट को ही आप रिपीट ना करें कि आप सोचो कि हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक बहुत सेम पॉइंट पॉलिटिकल कॉजेज़ की, मैं फिर से बात करती हूँ रिवोल्ट की, उसमें आपसे पूछा गया मेंशन 3 पॉलिटिकल कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट। अब बच्चे ने उसमें लिख दिया सिंपल पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। उसमें बच्चे ने किया कि इस पॉइंट को लिखा, उसके मेथड्स होते हैं, फॉर आउटरेट वॉर्स, डायरेक्ट वॉर्स, बाय डायरेक्ट वॉर्स, उसका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक। अब ये पॉइंट अगर आपको गाइडेंस है, आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड है, ये कभी कभी हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। फिर दूसरा डिससेटिस्फैक्शन ऑफ और बहादुर शाह जफ़र, इल ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफ़र और नाना साहब, तो ये चीज़ें समझना और उनको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी। आप ये पॉइंट्स में आंसर लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। मेरा ये कहना है रिपीटिशन, पॉलिटिकल कॉज में अगर आप मेथड्स लिख देंगे, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के 4 मेथड्स, मार्क्स उस पर आपको अलग अलग मिल जा सकते हैं क्योंकि वो मार्किंग स्कीम पे डिपेंड करता है। या फिर आपको ये गाइडेंस है कि फर्स्ट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन है, सेकंड आपका बहादुर शाह जफ़र का जो एंगर है वो लिखें, इल ट्रीटमेंट ऑफ रानी, ये चीज़ें समझना वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही बात आपने कही मैम। और सबसे बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन हम स्कूल्स में कराते हैं, उसके अलावा जो बच्चों का एक प्रिपरेशन होता है, सेल्फ प्रिपरेशन, वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कहीं आपको नहीं लगता कि एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन जो होती है वो होती है पेरेंट्स की तरफ से भी, कि कई बार ये होता है कि जो सिलेबस में है वो तो हमने पढ़ाया, कई बार ये होता है कि बच्चों को, जैसे हम डेली एक होता है रूटीन होता है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें भी हम क्या करते हैं कि जैसे अब हम लोग ही हिस्ट्री की बात करते हैं, कभी कभी बच्चों को जनरल हमने कोई टॉपिक पे थोड़ा सा कहते हैं ना, पेरेंट्स अगर थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पे हिस्ट्री में ये हुआ था, या फिर कोई डे, स्पेशल डे अगर आता है तो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट, कि हम पेरेंट्स, बीइंग अ पेरेंट्स, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि गांधी जी ने अगर ये स्टार्ट किया था ये आंदोलन, तो किस टाइम पे किया था और क्यों उन्होंने इसको ड्रॉप किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो एक तरह फैमिली जो है माहौल जो है, जो पेरेंट्स को होना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों को छोटा छोटा करके, अगर ऐसी जो उनके पास नॉलेज है, अगर अच्छी नॉलेज है, तो अगर वो देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अगर उनके माइंड में स्टोर हो जाती है, आई थिंक, किताबी चीज़ों से।
वो भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट हेल्पफुल हो सकता है। जी। देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, उसके बाद ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके बाद हम सीक्वेंस में अगर चलते हैं हमारे सिलेबस में 1942 दैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट वो भी है। अब बच्चे को आप क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चे ने प्रिपेयर कर लिया 1942, इसको अदर नेम से भी जान सकते हैं जैसे कि द सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चीज़ें गाइडेंस अगर पेरेंट्स ने दी या आपके जो भी आपने वो बहुत ज़रूरी है। हमेशा मेरा एज अ टीचर यही कहना होगा कि आपको कोर्स कंटेंट आपका पता है, उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। जैसे मास मूवमेंट गांधीयन एरा में आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो वो किस ईयर में हुआ। अब बाय चांस बच्चा क्या अपने आप चला गया प्रिपेयर करने और उसने, मैंने कई बार देखा है बच्चों को गलती करते हुए, कई बच्चे कोई भी टॉपिक है उस पर अगर उन्होंने 1982 एक बच्चे ने एक बार आंसर लिखा, तो ये तो आप लॉजिक भी तो लगाओ कि 1947 तो हमें आज़ादी ही मिल चुकी थी। तो ये ज़रूरी है बच्चे को समझना कि हिस्ट्री सिविक्स आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बोरिंग नहीं है। आप ज़्यादा लिखने के चक्कर में जो मेन चीज़ें हैं वो ना भूल जाएं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि एग्ज़ाम्स में मोस्टली होता है कि हम लोग कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, आप लोग भी सजेस्ट करते होंगे, जो पहले आ रहा हो आप उसको राइट कीजिए। हाँ जी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि पहले अगर मान लीजिए उसको कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसको मान लीजिए ईजी एग्ज़ाम पेपर उसको मिल गया और उसको सब कुछ आता है, तो आपके अकॉर्डिंग उसको सबसे पहले किस चीज़ को आंसर करना चाहिए, हिस्ट्री या सिविक्स को? नहीं, उसमें तो फिर जब बच्चे को सब अच्छे से आता है तो वो पूरा पेपर एक सिस्टमैटिक तरीके से आंसर सॉल्व करे, अपना प्रेजेंटेशन। जैसे कई बार हम देखा बच्चा सोचता है कॉपी आपको मिली, उसने लिखना शुरू किया, जगह अगर उसी पे उसने स्क्रबलिंग की, वहीं लिखना शुरू किया। आपके पास सफिशिएंट कॉपीज़ होती हैं, आप अपना एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए पूरा कंप्लीट करके, फिर जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करिए, अंडरलाइन कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं हाउ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, तो ये वर्ड है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, सीक्रेट बैलेट। तो ये पॉइंट्स आप अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और इसमें तो जो मैं बताना चाहूँगी, और बच्चा लिख रहा है तो एक्स्ट्रा बिल्कुल कोशिश करे ना लिखे। जो डिमांड 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट्स उसमें वो ज़रूर मेंशन करें। और जैसे अगर एक और हम विषय बात करते हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स होती हैं, ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में है, तो उसमें व्हाट आर द 4 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर अगर है तो रिलेटेड टू लेजिस्लेचर, तो उसको ध्यान रखें। इशूइंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस ये है, अप्रूवल ऑफ बिल्स, ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड भी हमारे सिलेबस में है, उसमें आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद यूएनओ आता है। ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बच्चा तैयारी करे तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि बच्चा आखिरी समय पढ़ने आया और उसने सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्मेशन पढ़ना शुरू कर दिया, तो आगे वो रिलेट कैसे कर पाएगा। ये चीज़ बिल्कुल सही बात कही आपने मैम। और सबसे अच्छी एक चीज़ और भी, मैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस जैसे हम लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का कंफ्यूजन होता है। इसमें एक चीज़ और भी होती है मैम, मैंने देखा हुआ है मोस्टली, और कई बार क्या करते हैं, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं। तो एक होता है कि एक रात की जो मास्टर होते हैं ना, 1 नाइट फाइटर जो होते हैं, जो सोचते हैं कि हम एक रात में सब कुछ कर लेंगे, जिन्होंने साल भर कुछ प्रिपरेशन नहीं की, वो एक रात या 2 रातों में वो सोचते हैं कि हम ब्रेक कर लेंगे हिस्ट्री को भी और सिविक्स को भी। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके लिए तो फिर मैं यही कहूँगी कि वो 10 ईयर पेपर्स जो है पास्ट वो उठाएं, उनमें से जो 1 मार्क्स क्वेश्चन जैसे वही अब MCQs बेस पे आने लगे वो प्रिपेयर करें। और इसके अलावा तो देखिए जो चैप्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आ गया, उसको आप थोड़ा सा साइड पे करके जो उस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है वो आप वो प्रिपेयर करें। ये भी है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ इन केस इस बार आ गए तो अगले साल वो उसका इम्पैक्ट, जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उससे रिलेटेड वो चीज़ याद कर ले, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज़ पढ़ ले। ये चीज़ें ज़रूरी है। कॉजेज़, इमीडिएट कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी है, तो मिक्सअप ना हो,
कूल एकदम बिल्कुल की पॉइंटर्स पे आंसर लिखिए। अच्छा, इसमें आप ये मैं पूछना चाहूँगा, जो आपने कहा ना पिछले 10 सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठाएं, इसमें मोस्टली चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस, मतलब होता है कि पिछले 10 सालों में, मान लीजिए 5 सालों में एक ही तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए, तो क्या उससे भी एक आइडिया मिल जाता है कि क्या हम अब जो करंट हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, लास्ट ईयर के 2 पेपर मान लीजिए हम उठा लेते हैं, तो क्या उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट हमारा मूव क्या हो सकता है या क्वेश्चन पेपर में क्या आ सकता है? हाँ देखिए, ये कुछ हद तक तो लग सकता है। बाकी जो पैटर्न है उसमें चैप्टर्स सारे इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज भी हैं और आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं, प्लस फिर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 3 + 3 + 4। तो छोड़ने को तो मैं कभी सलाह नहीं देती हूँ, और मैं प्रिडिक्ट भी नहीं करूँगी कि ये चीज़ आप पढ़ लो, क्योंकि बिल्कुल साल भर प्रिपरेशन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। और आप रोज़ अगर 1 घंटा भी आप इस चैप्टर को देते हैं और क्लास में अटेंटिव होकर आप जब टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो क्लास में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं एक टॉपिक पे ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी, पार्टीशन ऑफ बंगाल हमारा है ये सिलेबस में। इसमें आपको देखिए, व्हेन इट टुक प्लेस 1905, बाय होम, लॉर्ड कर्जन। ये बच्चे ने 2 पार्ट्स प्रिपेयर किए। क्वेश्चन आएगा आपका, व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, तो 1905 आंसर पे मार्क्स मिला। फिर हु वाज द वॉइसरॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो लॉर्ड कर्जन, ये हो गया। अब व्हाट वर द रीजंस, देखिए आप रिलेट कीजिए, मेरा हमेशा ये कहना है, व्हाट वर द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसमें रीजंस गिवन बाय 2 पॉइंट्स में हम आप बताते हैं बच्चे को, रीजंस गिवन बाय द ब्रिटिशर्स एंड द रीजंस प्रिसीव्ड बाय द फ्रीडम फाइटर्स। तो इसमें व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय लॉर्ड कर्जन, बंगाल इज टू वास्ट टू बी गवर्नड, तो एक ये पॉइंट उसने लिख दिया। तो क्वेश्चन अगर उसने रीजन में, और व्हाट डिड द फ्रीडम फाइटर्स, व्हाट डिड दे प्रेडिक्ट, दे सेड व्हाट वाज द रीजन, बिकॉज दे वांटेड टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो और मुश्किल इसमें कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस बच्चा रखे, साल भर अपना पढ़े। अब ऑन टाइम वाली जो बात आती है, तो उसमें तो फिर मैं 10 ईयर पेपर्स की ही सजेशन देना चाहूँगी, और मुश्किल बिल्कुल नहीं आता। इस बच्चे बिल्कुल शांति से अपना पढ़ाई प्रिपेयर करें और दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। लेकिन मैम, एक चीज़ आपने कहा कि टेंटेटिव हो के पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्लास में, बट एक चीज़ मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हिस्ट्री को लेकर कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ा बोरिंग लगता है। हिस्ट्री जो है थोड़ा सा कहते हैं कि अब बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, कौन याद करे और कौन घंटों बैठ के समझे, कौन ईयर्स याद करे, कौन प्लेसेस याद करें। और हिस्ट्री की अगर बात की जाती है तो मोस्टली जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो है कि बोरिंग। इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन आवर स्कूल्स? देखिए, इसमें फिर मैं कहूँगी टीचर्स और पेरेंट्स का, हम दोनों का रोल कहना चाहेंगे। देखिए, हम जिस कल्चर में, जिस इंडिया में हम रहते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि जो आपके फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका जो इम्पोर्टेंस है उसको समझना, बच्चों को ये बोलना कि आज आप इंडिपेंडेंट बैठे हो तो उनके ही एफर्ट्स, यू शुड नो अबाउट योर पास्ट। सो टीचर के ऊपर भी मैं बोलूँगी ज़रूर कि डिपेंड बहुत करता है अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना, रादर देन टेलिंग देम कि आप इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखो, उसको आप बोलो व्हाट इज़ बीइंग डिमांडेड, राइट दैट, वो बहुत ज़रूरी है। और डर बच्चे को हटाना होगा ज़रूर से ज़रूर कि हिस्ट्री सिविक्स बोरिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का, देखिए एकदम आप उस सीक्वेंस से, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाट वाज द रीज़न एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट, इन चीज़ों को इन बेसिस पे आप पढ़ो, समझो, टॉपिक को समझो और फिर आप प्रिपेयर करो। लेकिन आपको नहीं लगता मैम कि जो जैसे हमारे स्कूल्स की जो कहते हैं फॉर्मेशन, पढ़ाने का जो एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट हम क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने भी पढ़ाई की है, तो उसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेट होता है कि एक था राजा एक थिरानी वाली, जस्ट लाइक एक कहानी हो जाती है कि 1947 में जब हमारी आज़ादी मिली है, उसके पहले का जो दौर था उसमें 1857 की हम बात करते हैं कि मंगल पांडे से स्टार्ट हुआ। वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्टोरी कि कैसे स्टार्ट हुआ। लेकिन जब बात मैंने जो आपसे कही कि जो एक होता है बोरिंग सब्जेक्ट, उसमें कहता बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस,
कांग्रेस की फॉर्मेशन की आपने बात करी, 2 वहाँ पे दल थे, एक गर्म दल, एक नरम दल। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हम इसको थोड़ा सा और स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि ये पर्टिकुलर माइंड में बैठ जाए? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने की। जैसे आपने मुझे ये दिया फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो सबसे पहले जब टीचर पढ़ाता है उसको ये समझाना ज़रूरी है कि ये क्या सबसे पहले डायरेक्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हो गई थी? नहीं, उससे पहले और छोटे छोटे ग्रुप्स भी थे, बट वो रीजनल हो गए। तो ब्रिटिशर्स के आगे अपनी डिमांड रखने के लिए ये बच्चे को इंटरेस्टिंग बनाना है कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिससे ये न्यूज़, ये जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं, वो सीधे ब्रिटिशर्स तक पहुँचे। तो ये चीज़ समझाना, जैसे आपने कहा, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाना बहुत मैटर ज़रूर करता है। एक वो कंसेप्ट ये आ गया कि बच्चा ये रट ले, ये लिखा है इतना बड़ा आंसर, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात है मैम। अच्छा, मैं अब चलते चलते, क्योंकि हम लोग अब प्रोग्राम के एंडिंग की तरफ हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप कुछ हमारे जो स्टूडेंट्स जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव हमारे ABC न्यूज़ के थ्रू, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे एग्ज़ाम से ठीक पहले? मैं सबसे पहले बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जो कोर्स में है सिलेबस, वो आप उस पर क्लियर होने चाहिए कि ये टॉपिक्स हमसे पूछे जाएंगे। वी विल बी टेस्टेड फॉर दीज क्वेश्चंस एंड दीज विल बी द टॉपिक्स विच विल कम इन द एग्ज़ाम। वो बहुत ज़रूरी है। उसको जब बच्चा प्रिपेयर कर लेगा और बिल्कुल कूल होकर अपने नोट्स पे को फोकस करे, चैप्टर को थॉरली एक बार ज़रूर पढ़ ले और नोट्स पे ज़रूर ध्यान देके उनको पॉइंट्स पे आंसर लिखे, रादर देन राइटिंग essay like answers of half and 1.5 page, that is not required at all. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सजेशंस। और मैं चाहूँगा, मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैम ने यहाँ पे बताई, और लगातार आपको ये चीज़ें हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं परीक्षा पे पाठशाला में कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्रैक करना है एग्जाम्स को, कैसे अपने मार्क्स को अच्छा करना है। और आज हमारे साथ जो यहाँ पर हमारी खास मेहमान थी वो थी ब्रिज किशोरी दुबे मेमोरियल पब्लिक स्कूल से हमारी सुष्मिता बंसल मैम, जो हिस्ट्री और सिल्क्स की मैम हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे सजेशन दिए कि आप पर्टिकुलर जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएँ तो जो फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं आपके पास, तो आप पर्टिकुलर एग्जाम्स को यानी कि क्वेश्चंस जो हैं उनको रीड करें। वो रीड करने के बाद ही, उसको समझने के बाद ही आप उसको राइट करना शुरू करें। और ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि सारी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, लेकिन जो आपको पर्टिकुलर पहले आ रहा है पहले आप उसको राइट करें और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उस पर करें। और हाँ, प्रिपरेशन जो 1 नाइट फाइटर है उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि एक जंग जो आपको लड़नी है अभी एग्ज़ाम में, एक रात में या एक दिन में इमारत जो बिल्डिंग होती है वो खड़ी नहीं होती है। उसके लिए जो फाउंडेशन होता है ना, वो बहुत पहले से बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है। तो मन लगा के आप अगर अपने स्कूल्स में पढ़ाई भी करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स के साथ पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगी और आप एग्जाम्स जो है वो क्रैक कर पाएंगे और अपने उम्मीदों पर, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। तो परीक्षा पे पाठशाला की अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात और हम मिलेंगे किसी और टीचर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।